सोनू कनौजिया जी, चूंकि शुरुआत में आपसे करता हूं, आप महाराष्ट्र में हैं। इस समय जो महाराष्ट्र की सियासत है, एक तरफ अजीत पवार, एक तरफ शरद पवार, इनको लेकर के तमाम सारी बातें हो रही हैं। कल भी हम इस मामले में चर्चा कर चुके हैं। सर, क्या नए अपडेट्स हैं वहां पर? सोनू जी, क्या वहां पर हालात बदले हैं? एक तरफ अजीत पवार ने अभी एनसीपी का नया दफ्तर खोल दिया, दफ्तर खोलते के साथ वहां विवाद भी शुरू हो गया, उसका घेराव भी हो गया। तो क्या नए अपडेट्स हैं वहां से, महाराष्ट्र से? देखिए, अगर बात करें अजीत पवार की और शरद पवार की, तो इन दोनों के बीच में एक सबसे बड़ा जो गैप है वो है समर्थकों का। अजीत पवार भले ही आज महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री बन गए हों और एनसीपी की तरफ से वो विधायक हो और एनसीपी के बड़े नेता हो, लेकिन ग्राउंड पर जब बात आती है तो शरद पवार का ही डंका महाराष्ट्र में बजता है। तो आज अगर देख लिया जाए जो विरोध हो रहा है, जो उनके नए दफ्तर को लेकर अगर बात करें, या फिर लोग सड़क पर उतरकर जो अजीत पवार की जो पोस्टर्स पर शाही लगाने का काम कर रहे हैं, तो ये सभी जो ग्राउंड पर जो पकड़ है शरद पवार की, उसका नतीजा देखने को हमें मिल रहा है। तो एक खुला डिफरेंस हमें देखने मिल रहा है कि शरद पवार के पास जनता है और एकनाथ शिंदे, अजीत पवार के पास विधायक है। और ये कितने दिन तक चलेगा, ये देखने वाली बात है। इसके बाद अगर बात करें तो कितने विधायक अजीत पवार के पास है, इसको लेकर आज काफी चर्चा हो रही है। और अजीत पवार के गुट का ये कहना है कि लगभग 40 से ज्यादा विधायक उनके पास है। अभी अभी जो खबर आ रही है, जो इस वक्त एनसीपी के ऑफिस में जो हमारे जो जर्नलिस्ट बैठे हुए हैं, वो ये बता रहे हैं कि जो लगभग 40 से ज्यादा जो विधायक है, उन्होंने शरद पवार को लिखित में ये दिया है कि वो अजीत पवार के साथ है। हालांकि इसकी औपचारिक कोई घोषणा तो नहीं हुई है, लेकिन जो पॉलिटिकल जो हलकों है उसमें ये सारी बातें हो रही है कि शरद पवार को इन विधायकों ने बता दिया है कि वो अजीत पवार के साथ है। और जो नया दफ्तर हमने देखा है कि अजीत पवार का खोला गया है, तो वो अजीत पवार का जो सरकारी आवास है उस पर ही खोला गया है। तो एक सरकारी आवास पर आप पॉलिटिकल पार्टी का दफ्तर भी नहीं खोल सकते, तो इसको लेकर भी काफी विवाद चल रहा है। मीटिंग का दौर इस वक्त अजीत पवार के जो नया दफ्तर या फिर उनके जो सरकारी आवास है वहां पर चल रहा है। और काफी ज्यादा अभी हम ये नहीं कह सकते कि सब तुरंत साफ हो जाएगा, थोड़ा वक्त लगेगा, क्योंकि कई सारे विधायक जो है वो अपने पत्ते नहीं खोल रहे हैं। लेकिन ये बात भी जग जाहिर है कि महाराष्ट्र में इस वक्त अगर सबसे ज्यादा किसी नेता की चर्चा हो रही है तो वो शरद पवार की है। और ये कहा जा रहा है कि महाविकास आघाड़ी जो है वो पूरी तरह से शरद पवार के साथ खड़ी हुई है। सोनू जी, जिस तरीके से ब्रिजेश जी कह रहे हैं कि वहां पर अब जमीन भारतीय जनता पार्टी की जो है वो खोती जा रही है, भाजपा ये जान रही है और शायद इसी चलते ये सारी चीजें कर रही है। तो एक तो ये हो सकता है, क्या माना जा सकता है कि ये जो मुद्दे हैं, उन मुद्दों से लोगों को हटा लिया जाए ताकि जो जमीन है वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी बच जाए। दूसरा, जो एकनाथ शिंदे की बात हो रही है, एकनाथ शिंदे गुट के लिए भी खबर आ रही है कि उनके अंदर भी, उनको भी इस चीज से चिंता हो गई कि भाजपा ने आखिर ये कदम क्यों उठाया, क्यों भारतीय जनता पार्टी ने इनको जो है अजीत पवार को ला करके उप मुख्यमंत्री बनाया जब ऑलरेडी देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री थे। तीसरी एक चीज और है जिसके बारे में ये कहा जा रहा है, वहां पर एमबीए को लेकर के भी खबर चलाई जा रही है कि उद्धव ठाकरे जो है वो भी अब एनसीपी में इस टूट-फूट से, और शिवसेना भी, अब जो उद्धव ठाकरे गुट है वो भी एमबीए से बाहर निकलने की कोशिश में है। तो क्या ऐसी कोई खबर या ऐसी जमीनी जानकारी है, या फिर ये भी सिर्फ बातें उड़ाई जा रही हैं ताकि वहां की सियासत जो है और ज्यादा अस्थिर हो सके? राम, मैं सबसे पहले आपका उस पहले सवाल का जवाब देता हूँ। ये बात तो सच है कि जो जमीनी जो पकड़ है बीजेपी की, वो महाराष्ट्र में कमजोर होती हुई नजर आ रही है। जिस तरह से ये पूरा का पूरा एकनाथ शिंदे का एपिसोड जो हुआ था, उस एपिसोड के बाद से ही अगर देख लिया जाए तो कई ऐसे मौके आए जहां पर बीजेपी जो है वो जो है चुनाव हार गई। अंधेरी ईस्ट में बीजेपी ने कैंडिडेट ही नहीं उतारा था, वहां पर उनकी हार हुई। उसके बाद जो नागपुर के जो एमएलए और एमएलसी के इलेक्शंस थे, पंचायत के इलेक्शंस थे, वहां पर उनको झटका लगा। इसके बाद पुणे के जो कस्बा पेट, जो एक बीजेपी का गढ़ माना जाता था, आरएसएस का वो स्ट्रॉन्ग होल्ड माना जाता था, वहां पर भी जो बीजेपी है उसे हार का स्वाद चखना पड़ा। तो ये कहा जा रहा है कि जब से एकनाथ शिंदे को साथ में लिया गया है, तब से ही बीजेपी के लिए अच्छी खबर नहीं आ रही है। और जो
बीजेपी आला कमान जो है वो इससे नाराज है, और इसी के लिए कहीं ना कहीं ये एक नाराजगी दूर करने के लिए अजित पवार को लाया गया है। दूसरी बात ये कि आपको नंबर्स भी देखना होगा। अब ये कहा जा रहा है कि आखिर अजीत पवार को लाने की जरूरत क्या थी, सब कुछ तो सही था, नंबर्स भी ठीक ठाक थे, सरकार जो स्टेबल है, तो ये सारी चीजें करने की जरूरत क्या थी। राम, हमें यहाँ पर एक चीज देखनी होगी कि यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया था, जो एकनाथ शिंदे के गुट के जो 16 विधायक हैं उनके ऊपर फैसला जो है वो स्पीकर को लेना है, और ये तारीख नजदीक आ रही है। और जो सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि जो एकनाथ शिंदे गुट के जो विधायक हैं उन्हें जो है डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। अगर डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है तो यहाँ पर नंबर गेम जो है पूरी तरह से पलट जाएगा। अब बीजेपी के पास 105 है और एकनाथ शिंदे के पास 40 है। शिंदे के 16 विधायक अगर डिस्क्वालीफाई होते हैं तो आप देख लीजिए कि यहाँ पर जो सत्ताधारी पार्टी है वो उसका बहुमत जो है वो खत्म हो जाएगा। तो उस बहुमत को पकड़ने के लिए जो है वो ये अजित पवार को लाया गया है। अगर ये जो 40 विधायक हैं, अगर एकनाथ शिंदे डिस्क्वालीफाई होते, खुद मुख्यमंत्री डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, तो उनके विधायक जो है वो किसी काम के नहीं रहेंगे उनके पास, तो उनकी सरकार गिर सकती है। तो 40 विधायकों का दावा करते हुए और ये विश्वास दिलाया गया है अजित पवार की तरफ से कि 40 विधायक उनके पास है। तो विधायक को जो है, विधायकों के हिसाब से अजित पवार को जो है सरकार में लाया गया है, और ये एक पूरा का पूरा एक नंबर गेम था जिसको कहीं ना कहीं संभालने का काम देवेंद्र फडणवीस ने किया है। तीसरा सवाल आपका ये कि महाविकास आघाड़ी में टूट की खबरें आ रही हैं, तो ऐसा फिलहाल तो कुछ नहीं है। ये जो अगर बात करें तो शरद पवार और उद्धव ठाकरे और कांग्रेस के आला कमान, यहाँ पे कांग्रेस की अगर बात करें तो महाराष्ट्र में यहाँ पर ज्यादा बात नहीं होती है, महाराष्ट्र की लीडर से बात नहीं होती है। शरद पवार और उद्धव ठाकरे की बात ज्यादा करके या तो फिर मल्लिकार्जुन खड़गे से अभी होगी या फिर राहुल गांधी या सोनिया गांधी से उनकी बात होती है। तो महाविकास आघाड़ी जो है वो इतने सब कुछ होने के बावजूद भी जो है वो एकजुट यहाँ पर है, और मुझे लग रहा है कि जितना इन पार्टीज को तोड़ा जा रहा है, जितना इन पार्टीज को प्रताड़ित किया जा रहा है, उससे ये इनकी जो बॉन्डिंग है, जो सीनियर लीडर्स हैं इनकी बॉन्डिंग जो है वो काफी ज्यादा मजबूत होती हुई नजर आ रही है। कस्बा पेट इलेक्शंस की को एक तरह से अगर देख लिया जाए तो महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी का एक पैटर्न माना जा रहा है, और कहा जा रहा है कि हर इलेक्शन महाविकास आघाड़ी जो है वो महाराष्ट्र में इसी तरह से लड़ेगी। कस्बा पेट इलेक्शन में जो इन तीनों पार्टियों का जो समीकरण था, जो कोऑर्डिनेशन था, जो डिसीजन मेकिंग था, वो काफी अच्छी तरह से थी। तो उसके बाद से, उस जीत के बाद से इनकी जो बॉन्डिंग है ये काफी जो इनके जो टॉप लीडर्स है उनकी बॉन्डिंग काफी ज्यादा स्ट्रांग हुई है। तो ये सब कुछ होने के बावजूद अगर हम कहें कि महाविकास आघाड़ी टूट जाएगी, ऐसा कुछ होगा, तो फिलहाल ऐसे हालात नजर नहीं आ रहे हैं। जो शिवसेना उद्धव ठाकरे की अगर बात करें, या फिर एनसीपी शरद पवार की बात करें, या फिर कांग्रेस की अगर बात करें, तो ये तीनों पार्टी के नेता जो है वो अभी भी एक साथ हैं, और इनको एक चीज अच्छी तरह से पता है, और एक चीज को इन्होंने काफी अच्छी तरह से जो है समझा भी है कि जब शिवसेना को तोड़ा गया तो उद्धव ठाकरे के पास सिंपैथी आई। अब एनसीपी को तोड़ा जा रहा है तो जाहिर तौर पर शरद पवार के पास सिंपैथी आएगी, और ऐसा लग रहा है कि ये सारी चीजें करके बीजेपी ने कहीं ना कहीं महाविकास आघाड़ी के लिए एक मौका दे दिया है कि अब आपके पास सिंपैथी वेव जो है वो और आ जाएगी। तो मुझे लगता है कि ये सब कुछ जो हो रहा है इसके बाद जो महाविकास आघाड़ी है ये और ज्यादा स्ट्रांग होने वाली है, इनकी बॉन्डिंग काफी ज्यादा स्ट्रांग होगी, और जिस तरह से पार्टी को टूटता हुआ महाराष्ट्र की जनता जो देख रही है वो इसको लेकर जो है सोच समझ के वोट जरूर करेगी। और एक चीज मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि महाराष्ट्र के वोटर्स की अगर बात करें तो महाराष्ट्र के जो वोटर्स होते हैं उन्होंने हमेशा से ही काफी स्मार्टली वोट किया है। पिछले चुनाव की अगर बात करें तो पिछले चुनाव में उन्होंने इस तरह का मैंडेट दिया था कि कोई भी पार्टी जो है वो अपनी दादागिरी नहीं दिखा सकती थी, और पार्टी को उस तरह से वोट्स भी मिले थे। तो मुझे लगता है महाराष्ट्र की जनता ये सारी चीजें जो पिछले 2019 से जो महाराष्ट्र में हो रहा है उन सभी चीजों का आकलन करेगी, और आकलन हो भी रहा है। जो उपचुनाव हो रहे हैं उसमें हम देख रहे हैं कि शिवसेना एनसीपी ऐसी पार्टीज को फायदा हो रहा है।
तो ये सारी बातें जो है कि एनडीए में टूट पड़ सकती है, तो फिलहाल ऐसे हालात नहीं बने हुए हैं। फिलहाल तीनों पार्टी के नेता जो हैं वो एक दूसरे के साथ हैं। आगे क्या हो सकता है ये नहीं बोल सकते, क्योंकि शरद पवार जो है वो अनप्रेडिक्टेबल है। अब कितना सही है कितना गलत है कि वो उनके कहने पर, या फिर उन्हें सब कुछ पता होने के बाद, या फिर उन्होंने ही ये पूरा का पूरा जो ऑर्केस्ट्रा जो इसे रचा होगा, तो ये सारी चीजों को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। क्योंकि शरद पवार के जो जो हम देखेंगे कि जो लीडर्स जो गए हुए हैं अजित पवार के साथ, उनमें से एक ऐसा लीडर नहीं है जो शरद पवार का करीबी नहीं रहा है, जिनको शरद पवार के बदौलत जो है वो उन्होंने राजनीति में उन्होंने अपना कद बढ़ाया है, और ये शरद पवार के काफी करीबी माने जाते थे। तो शरद पवार के ऊपर डाउट हो सकता है, लेकिन फिलहाल अगर देख लिया जाए तो फिलहाल स्थिति ऐसी है कि सब ठीक है एनडीए में, लेकिन आगे क्या होगा इसके बारे में इस वक्त कुछ नहीं कह सकते। जी सोनू जी, एक लाइन की टिप्पणी की, जिस तरीके से भाई पहले शिवसेना में तोड़फोड़ की गई, लेकिन उद्धव ठाकरे को उससे कोई नुकसान नहीं हुआ, उल्टा जनता का जो सेंटिमेंट है वो उनके साथ गया। शिंदे को ये जिस उद्देश्य से लाए वो उद्देश्य शिंदे पूरा नहीं कर पाया। उनको ये लगा था कि भाई हमारे पास कोई मराठी नेता है नहीं, शिंदे आ जाएंगे तो उससे भाजपा की मजबूती होगी, लेकिन जो ग्राउंड रिपोर्ट आई उससे स्थिति ये हो गई कि ये बीएमसी का चुनाव तक कराने को तैयार नहीं थे। तो क्या अब यही एक मजबूरी, ये भी एक वजह, एक मजबूरी ऐसी भाजपा की रही जिसकी वजह से अजीत पवार को लेकर के आना पड़ गया? बहुत संक्षेप में एक लाइन में जवाब। देखिए, मजबूरी तो है, मजबूरी काफी कुछ है बीजेपी की। बीजेपी का अगर जमीन की अगर बात करें तो बीजेपी की जमीन खिसकी जरूर है, और अब बीजेपी को जो है डैमेज कंट्रोल करना है, और ये डैमेज कंट्रोल बीजेपी खुद की ताकत पे नहीं कर सकती है, बल्कि बीजेपी जो है वो दूसरे जो पार्टीज है उनको तोड़कर, खुद मजबूत नहीं हो सकते हैं लेकिन दूसरे को कमजोर किया जा सकता है। तो इस नीति पर इस वक्त मुझे लगता है कि बीजेपी काम कर रही है, और इसका असर बीजेपी के फेवर में कितना होगा ये देखने वाली बात है। क्योंकि जिस तरह से एकनाथ शिंदे को जो है तोड़ा गया शिवसेना से, तो उसका असर बीजेपी पर नेगेटिव हुआ है। अब अजित पवार को जो है एनसीपी और शरद पवार से तोड़कर लेकर जाना, इसका भी असर पॉजिटिव होगा, मुझे तो नहीं लगता है। और आने वाले दिनों में इसका असर जो है वो काफी कुछ देखने मिलेगा। और यूपी के बाद सबसे ज्यादा सीटें लोकसभा की महाराष्ट्र में आती है, तो मुझे लगता है कि असर तो जरूर पड़ेगा, और बीजेपी कितनी अपनी जमीन बचा पाती है ये देखना जरूरी है।